नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जिसने बर्बरता की हर एक सीमा को लांघ दिया। हमास का इजराइल के ऊपर हमला। शनिवार को ये चीज हुई। हमने 2-3 दिन लगाए वो जानने के लिए, वो समझने के लिए कि हकीकत में क्या हुआ है और कितनी बर्बरता की गई है। अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के शब्दों में कहें तो ये हमारा 9/11 और पर्ल हार्बर था। भारत के शब्दों में कहें तो ये हमारा 26/11 था। ऐसी बर्बरता के साथ बात की गई, ऐसी बर्बरता के साथ हमला किया गया। युद्ध होते हैं, मगर जब कोई आतंकी दहशतगर्द ग्रुप इस प्रकार से मौत का तांडव चलाता है तब पूरी दुनिया चौंक जाती है। और यही हुआ है। आज देखें तो इजराइल का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, मगर जब हम बात कर रहे हैं तभी जाके हमारे पास एक ऑफिशियल फिगर आया है कि देयर हैव बीन 900 पीपल डेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर सिविलियंस। और उसमें से कई तो ऐसे हैं कि जो इजराइल के नागरिक भी नहीं थे। हमारे पड़ोस के नेपाल के 10 बच्चे मर गए। जर्मनी के लोग हैं, यूएस के लोग हैं जिन्हें अभी ढूंढा जा रहा है। और ऊपर से 137-38 हॉस्टेज बना के हमास के टेररिस्ट गाजा स्ट्रिप में ले गए हैं। अभी उनके साथ क्या हश्र होगा उसकी कहानियां आ रही हैं। दिन ब दिन उनके ऊपर जो जातीय शोषण हो रहा है, जातीय अत्याचार हो रहा है, इसमें काफी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो बात तो हम यहां कर ही नहीं सकते। हमने जो वीडियोस देखे हैं, हमने जो चीजें देखी है होती, एक नग्न मृतदेह के ऊपर जाके यूरिनेट करना और फिर पांव से उसको 4 लात मारना, ये तो कुछ नहीं है दोस्तों। इससे भी गंदे गंदे कृत्य हमास के टेररिस्ट ने पिछले 4 दिनों में हमें दिखा दिए। तो अब जब भारतीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले इजराइल के साथ सॉलिडारिटी जाहिर की, उनके साथ सपोर्ट किया। इजराइल के एम्बेसडर ने कल बोला, भारत में जो एम्बेसडर है इजराइल के, उन्होंने कल बोला हमें कि वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द इंडियंस। हमें आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए क्योंकि भारत आज एक शक्तिशाली राष्ट्र है। मगर यह कॉम्प्लेसेंसी की बात नहीं है। हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे यहां, हमारे देश के अंदर भी ऐसी कई गाजा पट्टियां हैं। ऐसे देखें तो यह गाजा पट्टी क्या है? 40 बाई 10 किलोमीटर का एक रूट, एक एरिया जिसका टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर बताने जाऊं तो 365 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की एक 2 टियर सिटी जितना। और उसके अंदर अपने अड्डे जमा के, अंडरग्राउंड टनल्स बना के, अनेक राष्ट्रों की मदद से, पैसों की मदद से, हथियार अपने साथ लेकर हमास के टेररिस्ट जो आए सुबह 6:30 बजे वहां के टाइम के अनुसार, इजराइल के टाइम के अनुसार, और 4 घंटे जो मेहम चला, उसकी तस्वीरें शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बर्बरता हमने देखी थी कई जगहों पे उस वक्त, उससे भी गई गुजरी। मतलब ये कि ये लोग अभी भी 21वीं सदी में नहीं है, 21वीं सदी के विश्व में नहीं है, वो भी अभी भी वो 13वीं सदी में जी रहे हैं। और उसके उदाहरण तो हमें यहां भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ताज्जुब की बात यह है, और हमारे इस एपिसोड का प्रयोजन यही है कि भारत के लिए इसमें से सीख क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने वाला है, ये मैं बता रहा हूं। मैं, मेरे मेहमान उमेश जी जो हमारे साथ है,
इंडिया क्रॉनिकल्स के, उनको बोलूं कि आप कहना चालू कीजिए, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज बता दूंगा। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने वाला है, इट विल स्प्रेड अप टू ईरान, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। क्योंकि ये सब जो जो हुआ है इसके पीछे, हमास के प्रिपरेशन के पीछे, वहां कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। ईरान की पार्लियामेंट जश्न मनाती है हमास के अटैक के बाद, वो दृश्य भी हमने वीडियो में देखे हैं। तो रिpercussions तो आएंगे, और बहुत स्विफ्ट और बहुत दिल दहला देने वाले आएंगे। गाजा स्ट्रिप नाम का कोई चीज दुनिया में था, मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ हम 15 दिनों के बाद सुने तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिकॉज इजराइल इज अ स्मॉल कंट्री, फ्रॉम ऑल फोर साइड इट इज कवर्ड बाय एनिमीज, और अपने आप को डिफेंड करना उन लोगों ने सीख लिया है। ऐसा होता है कि जब आप कोई कौम को इतना पीटोगे तो वो ज्यादा बलवान होता जाएगा, और यही इजराइल के साथ होगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के लिए इंप्लीकेशंस क्या है, बहुत जरूरी बात है। और उसके साथ साथ में मैं आपको ये चीज भी बता दूं, कल ही हमारे यहाँ की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रास्ते पे निकल के पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, हमास को सपोर्ट किया। हमारे देश की एक विपक्षी पार्टी गोल गोल बात करती है और पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करती है, इनडायरेक्टली वो हमास की टेररिज्म ग्रुप होने की बात को पुष्टि देती है, उसको भी सपोर्ट करती है और उसकी बर्बरता को भी सपोर्ट करती है। आम आदमी को तो यही लग रहा है। ये डिसाइफर करेंगे आज हम। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? मैं तो इसको देख रहा हूं कि इट विल बी अ फाइट टू फिनिश। फॉर इजराइल इट इज अ कंपल्शन टू सेट अ लेसन फॉर अनदर 50 years। 50 साल तक ऐसा न हो, उसके लिए उनको अभी कदम लेने पड़ेंगे, और वो ले रहे हैं। आप बताइए। देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि जो अटैक होगा वो नेक्स्ट 50 साल के बाद तक भी उठ नहीं पाएंगे। और कल जो बमबारी हुई थी यस्टरडे, अराउंड 1000 स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ हमास का टारगेटेड। वहां पे अल जजीरा का जो टावर था उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया गया था, और उनके 3-4 जर्नलिस्ट भी मर गए थे। और इस हिसाब से हमास कल रात को तो ये भी बोल चुका था कि वी आर रेडी फॉर ट्रूस, प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट्स की बात चल रही है। बट आपने जैसे बोला है, इजराइल इज रेडी फॉर ग्राउंड इन्वेजन। उन्होंने अपने 3000 रिजर्व फोर्सेस, 3 लाख रिजर्व फोर्सेस को बुला लिए हैं। 3 लाख 1 लाख कल तक था, 3 लाख हो चुका है। उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 4,65,000। और इसमें भी समझ में आ रहा है कि यूएस का सपोर्ट भी आ चुका है। उनकी नेवल फ्लीट पहुंच चुकी है। B-52 बॉम्बर्स, जिनके पास एक सॉटी में दे कैन ड्रॉप 70,000 पाउंड्स ऑफ बॉम्ब, वो भी आ सकता है। 3-4 अगर B-52 बॉम्बर्स ने डालना चालू कर दिया तो गाजा स्ट्रिप का नामो निशान मिट जाएगा। अब ये दिल दहलाने वाला चीज है कि अब तुमको हमास को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक डायनासोर को जगा दिया है। यूएस आ चुका है इस वॉर के अंदर। मिडिल ईस्ट में इट इज नाउ प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल। और इसमें मैं ये भी, मेरा एक और एक जियोपॉलिटिकल एंगल ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको डिजाइन भी किया गया है। मेरा ये मानना है कि यूएस हैज एक्चुअली इनसाइटेड हमास बाय इनडायरेक्टली फंडिंग ईरान। ईरान के जो $6 बिलियन जो उन्होंने फ्रीज करके रखे थे, उन्होंने रिलीज कर दिया था सितंबर 19 और 20 को। हाँ, इन द एक्सचेंज ऑफ या इमीडिएटली 15 डेज या 16 दिन या 20 दिन के अंदर हमने ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम चालू हो चुका है। सेकंड, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुआ है इजराइल और यूएई के बीच में, इजराइल और मोरक्को के बीच में, और इजराइल और सऊदी के बीच में भी चालू अब्राहमिक अकॉर्ड साइन होने वाला था। सेकंड, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना।
चाइना के अंदर चाइना वाज आल्सो ट्राइंग टू हैव इट्स स्पेस इन द मिडिल ईस्ट। उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टाइज इंप्रूव कराया था। तो इंटायर मिडिल ईस्ट वाज ट्राइंग टू बिकम अ वेरी सेफ प्लेस। और इंडिया और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी साइन होने वाला था, वो G20 के बीच में डिक्लेरेशन हुआ। सडनली कल जो एक एक्सप्लोजन हुआ है, कल जो 2-3 दिन पहले जो हमास ने किया है, उसमें पाया गया है कि पाकिस्तान ने हमास को पहुंचाया अफगानिस्तान में जो आर्म्स यूएस छोड़ के गया था, और यूक्रेन के आर्म्स दोनों उधर हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मेरा मानना है कि दिस वॉर हैज बीन इंसाइटेड बाय द यूएस टू एंश्योर दैट इजराइल डज नॉट बिकम, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट ना हो, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाए यूएस के ऊपर। इट इज अ डिजाइन्ड वॉर। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके चाइना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रीजन में। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रॉकेट्स जो हमास को मिले हैं, उसका डिजाइन, उसका मोटर्स सीरिया से आया है, और वो रॉकेट्स चाइना ने प्रोवाइड किए हैं। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इजराइल खुद जिम्मेदार है इस लैब्स का। आज 2 साल पहले बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने हटा दिया था, फिर बाद में एक सरकार आई थी नफ्ताली बेनेट की, उसके अंदर इसराइल के अंदर 30% पॉपुलेशन अरब्स की है, और उस सरकार में अरब्स के जो फ्रैक्शन था वो भी था उसके अंदर। तो एक तरह से सिक्योरिटी को उन्होंने सिक्योरिटी अपनी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उन सबको सारे जो 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 एक कोलोसल फेलियर मैं बताऊंगा इसराइल का, वो चालू हो गया था, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गए थे बेंजामिन नेतन्याहू के हिसाब से। जो इसराइल में वर्क फोर्सेस है, जो जुडिशरी के रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो सडनली हमने देखा है कि जब जहां जहां ये लेफ्टिस्ट आते हैं, वहां प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। और इस संदर्भ में ये भी बताना चाहूंगा कि भारत को भी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसके बाद हमने भी यहाँ पे देखा है कि कैसे कैसे यहाँ पे भी जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये भी मेरा एक और एक मानना है कि आगे जाके ये युद्ध एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह वो चुप बैठने वाले नहीं है। लेबनान से हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख की फोर्सेस है उनके पास, और 15 से 20 हजार उनके पास प्रिसीजन गाइडेंस मिसाइल्स है जो ईरान ने सप्लाई किया है। ये जो वॉर है, अगर गाजा तक रुकने वाला नहीं है। इसके बाद ये वॉर जाएगा, अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हुआ तो ईरान भी आएगा। तो एक इट्स अ ग्रेटर जियो पॉलिटिकल रिस्क। नहीं, आप और जो बोल रहे हैं आगे जा हिजबुल्लाह की, आप हिजबुल्लाह की बात बोल रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि इसराइल के नॉर्दर्न साइड पर लेबनान, और हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है, और प्रोएक्टिवली वर्किंग इजरायली फोर्सेस bombarded certain parts of northern side कल सुबह। और उसमें न्यूज ये है कि हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया है। और दूसरी बात यह है कि जो बता रहे हैं कि ईरान की फुटप्रिंट्स हमास का जो ये हमला हुआ उसके ऊपर बहुत दिख रही है। और देर आर पीपल इन दिस रीजन इटसेल्फ, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो नहीं चाहते कि एक और न्यूक्लियर शक्ति ईरान बने। तो ईरान हैज बीन प्लेइंग मिसचिफ विद हमास। और जब पता चला कि अमेरिकी फ्लीट्स आर ऑन देयर वे टू मेडिटेरेनियन सी, ईरान हैज नेक्स्ट डे सेड कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, जबकि ईरानियन आर्मी ने ही इनको ट्रेन किया है। बात तो यहां तक आ रही है। हाँ उमेश जी चालू कीजिए। ईरानियन डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत अहम अंग है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस। उनके 2 साल उनके 2 साल पहले उनके जो जनरल थे, उनके जो चीफ थे कासिम सुलेमानी को रिपोर्टेडली बताया जाता है कि इसराइल ने मारा था, इसराइल की इंटेलिजेंस के थ्रू अमेरिका ने मारा था। और आज रिकॉर्ड पे बोला गया है वहां के जो प्रेसिडेंट है रईसी ने कि वी विल टेक रिवेंज फॉर दैट। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान इज डेफिनेटली इन्वॉल्व विद हमास। एंड डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं कि यूरेनियम जो उन्होंने क्षमता हासिल कर ली है, कि उन्होंने राइट नाउ 90% यूरेनियम एनरिचमेंट उन्होंने हासिल कर चुके हैं कैपेसिटी। और बॉम्ब बनाने के लिए अगर आपके पास 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी है,
तो बॉम्ब बनाना सिर्फ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स है। और और इसमें अभी समझ में आ गया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो उन्होंने ये भी बोल चुके हैं पब्लिकली, दे विल इरेज इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हम ये जान चुके हैं कि इजराइल के 700 से, आपने बोला 900 लोग मर चुके हैं। आप समझ लीजिए इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, वहां पे अगर 900 1000 लोग मर, नहीं टोटल 95 1 करोड़ भी नहीं है, 95 lakhs है। उसके अंदर भी 30% अरब्स है, तो जूस की पॉपुलेशन अराउंड 70 से 75 लाख की है। उसमें भी अगर एक दिन में अगर 1000 लोग मर जाए तो सोच लीजिए, हम हिंदू अगर 100 करोड़ है उसका तो आप उनकी फीलिंग समझिए। Jews have been persecuted right from Second World War, पर हमें कभी भी दिया जाता है कि अगर हम प्रो इजराइल बात करें तो हमको जियोनिस्ट, सेमेंटिक्स और क्या क्या वो लोग टर्म्स लगा के बोल सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट होता ही नहीं है। अगर जूस के साथ कुछ होता है तो उसको ह्यूमैनिटी नहीं दिया जाता है। और मैं आप यहाँ पे भी ये भी बात रेस करना चाहूंगा, गोधरा के अंदर जब इनिशियली 59 विमेन, औरतें और बच्चों को जला दिया गया था, और यहाँ पे हमारी ऑपोजिशन की लीडर हैं जो सिर्फ इशरत जहां के ऊपर आंसू बहा रही थी, क्या उनके आंसू 59 जो हिंदू विमेन एंड चिल्ड्रन है उनके लिए सूखे थे? हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस इज टेररिज्म हैज नो रिलीजन। तो सर्टेनली कंडेमनेशन भी होना चाहिए, तब इट हैज नो रिलीजन। यहाँ पे यार्डस्टिक, सेलेक्टिव यार्डस्टिक क्यों होता है कि सिलेक्टिव पैलेस्टीन के, एमनेस्टिया होता है इसमें सिलेक्टिव हाँ एमनेस्टिया होता है, और वही चल रहा सिलेक्टिव, है। हाँ तो मेरा ये मानना है कि मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि पैलेस्टीन पे जो इसराइल का जो अटैक होगा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा वहां की जनता को। वहां पे भी अराउंड 6 लाख लोग रहते हैं, और उनका अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ टनल से जो भी है बहुत पूरी बड़ा। बहुत बड़ा टनल से री इन्फोर्स बाय कंक्रीट एंड स्टील, और वो भी इलेक्ट्रिफाइड विद प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी फॉर पैसेज ऑफ एयर सिस्टम सब बनाया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अभी इसराइल अगर गाजा स्ट्रिप पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज जो भी है उधर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमात उनके जो भी लीडर्स है हमास के, फतेह के, उन सबको एलिमिनेट कर दीजिए। वहां पे उन्हें ये चाहिए कि पैलेस्टाइन लिबरेशन पैलेस्टाइन पीएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यासर अराफात ने बात किया था और बाद में वो एकदम ही मॉडरेट लीडर बन चुके थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके उधर इंस्टॉल करना चाहिए। नहीं, वो होगा मेरा ये नहीं। मानना है देखो कि उमेश जी ये बात होगी नहीं, आप जो बता एक रहे सेकंड हैं। एक सेकंड, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को हटा दीजिए, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, वहां पे मॉडरेट लीडर्स को लेके आइए, ये जरूरी है। नहीं आप ब्लडशेड अवॉइड नहीं, अगर ये आगे बढ़ा विल टेक द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। नहीं नहीं, अगर आप चाहते, ये आगे बढ़ेगा। ये उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। उमेश जी आप इस, कंटिन्यू कीजिए आपका इसका थॉट। इसका इसका सोल्यूशन वही है, वहां की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड को हटाओ, हिजबुल्लाह को नेस्ता नाबूद करो, जहां पे भी है एक बार आपको मिसाइल्स डालनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा वहां पे। फिर इसराइल हैज टू नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीकनेस। आप अगर आप नेगोशिएट करोगे और पीएलओ को बैठाओगे उधर और उनको अपने सर्वेलेंस में रखोगे, तब काम होगा, जैसे चाइना ने किया है हांगकांग में, वैसा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मेरा ये ये मेरा मानना है। तो उमेश जी मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही है अभी, वो क्या है। एक तो ये है कि आपने जैसे बताया कि अंडरग्राउंड नेटवर्क इज वेरी वेरी ह्यूज। आज सुबह ये एक ऑफिशियल इजरायली न्यूज एजेंसी ने समाचार दिए कि कल रात की बॉम्बिंग के बाद 1500 बॉडीज दे हैव रिकवर्ड वर दैट ऑफ हमास टेररिस्ट 1500। द प्रॉब्लम विद हमास एंड गाजा स्ट्रिप इज इन दैट स्मॉल एरिया, जैसे आपने बताया 6 से 8 लाख लोग हैं, और हमास के जो लोग हैं, हमास के जो टेररिस्ट है, वो पब्लिक के साथ घुले मिले हुए। तो उसमें unless and until you destroy everything, you are not going to get hold of Hamas leadership. और दूसरी बात ये कि कतर जैसे कंट्री के अंदर जब हमास का लीडर बैठा हो वहां जाके और यहां पर ये करतूतें हो रही हो,
तो क्या इजराइल विल गो अप टू कतर? If need be, I think they will do so. But more so, I expect after some time, this will be this is going to be a very, very bloody week for the world. विश्व के लिए बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि रक्त रंजित दिन होने वाले हैं। मगर ये थमने के बाद थोड़े दिनों में हम देखेंगे there will be an absolute war as far as Israel is concerned with the states like Iran. This is what is my vision and I look through it in this prism कि ये ईरान के साथ होने वाला है। हमास तो नेस्तनाबूद हो जाएगा अभी के लिए, they will come to their knees in few days, क्योंकि अभी उनका देखो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, everything has been blocked. How long can a normal man or a normal population survive without all these things? दवाइयां नहीं है, ऐसे वीडियोस देख रहे हैं हम, तो वो तो लिमिट एक आ जाएगी and then the whole world will come in संधि करवाने के लिए, वो बात अलग है। But what I am seeing is, the implications of this radicalization जो हो चुका है, धन के नाम पे जो जिहाद की बात हो रही है, और ये मिडिल ईस्ट से कहीं घूमता घूमता ईरान में आ गया, तो फिर भारत में आने में जिसको वक्त नहीं लगेगा। और हमारे पास we still have an issue when हमास अटैक्स, हमारे नेबरिंग कंट्री में जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और वो एलिमेंट्स कुछ कर ना बैठे, इसके लिए हम इंडियन फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट राइट नाउ, हाई अलर्ट पे है। These are very critical days. Please continue. मेरा ये मानना है कि अभी एक कॉल आई है कि कमिंग फ्राइडे को मोबिलाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड चालू हो चुका है। ये बात जो 2-3 दिन में बॉम्बिंग होगी, उसके बाद फ्राइडे को आर्म्ड मोबिलाइजेशन की बात चल रही है। और सेकेंड, आने वाले दिनों में दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इट इज शेपिंग टू बी अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वहां पे हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो फंडिंग आ रहा है वो कतर से आ रहा है। आपने जैसे बताया कि कतर, एंड जहां पे भी अगर आपको याद होगा, अफगानिस्तान में भी वही हुआ। अफगानिस्तान के जो अभी तालिबान के लीडर्स है वो कतर में बैठे हुए। जनरली क्या होता है कि कतर इज वो बोलते ना सीड कैपिटल, द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ ऑल द टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने भी मर्सिनरी, वही सीड कैपिटल, जितने भी मर्सिनरीज लीडर्स है, दे आर हाउस्ड अप इन कतर। और उसके साथ आई एम रियली, मेरे को नहीं लगता है कि इजराइल विल डायरेक्टली गो फॉर कतर। उन्हें एक ही चीज है, दे विल बी फोकस्ड ऑन ईरान, जैसे आपने बताया है। और ईरान अभी नहीं चाहता है कि वो वॉर में घुसे, और यूएस चाहेगा कि ईरान घुसे। सो ये प्रॉब्लम वहां पे चालू हो रहा है कि एस्केलेशन होगा। और अगर जो इन्वेशन अभी आज रात को प्लान है गाजा स्ट्रिप में, वो हो जाए और इजराइल कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले, तो चीजें बदलेगी एंड इट विल बिकम अ पेरेनियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल इन द नियर फ्यूचर। और ईरान कितने दिन तक रह सकता है दूर, वो देखना पड़ेगा। मेरा एक और मानना है कि आगे जाके भारत में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोगों को समझाना पड़ेगा कि बॉस आप ये देखिए कि उधर इजराइल के साथ क्या हो रहा है। हमारी कम्युनिटी, जो भारतीय जो पेट्रियोटिक कम्युनिटी है, उन्हें इजराइल की बातें आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि द लेफ्टिस्ट जो मीडिया है उन लेफ्टिस्ट और जिहादीज के कंट्रोल में है। आज आप देखेंगे सेव पैलेस्टीन का इश्यू चालू हो जाएगा। मैं भी यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे लोग चालू कर चुके थे फंड्स रेज करने के लिए पैलेस्टाइन के लिए। आप थोड़े दिनों में देखेंगे जितने सारे सेलिब्रिटीज है, एवरीबडी विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, बट इजराइल के ऊपर जो हुआ सब भूल जाएंगे। ये जरूरी है, नैरेटिव ऐसा है कि इजराइल हार जाएगा। तो आज आपका मेरा एक चीज मानना है कि हमें जो चैनल्स है जैसे आपके हैं और आगे यूट्यूब छोटे छोटे चैनल है जिनकी रीच है, दे शुड गो फॉरवर्ड एंड रेज द वॉइस ऑफ फॉर इजराइल। मैं ये वॉर के लिए कतई आई एम नॉट फॉर वॉर एट ऑल। मेरा एक ही चीज मानना है कि अगर इजराइल हो सके, दे शुड एलिमिनेट द टॉप लीडरशिप, दे शुड स्पेयर द रेजिडेंट्स ऑफ गाजा। जो ये परपेट्रेटर्स है उनको मारिए।
बस मेरा इतना ही मान। ये बात ऐसी हो गई कि जैसे आपने गोधरा का जिक्र किया जरा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने वो पूरा इंसिडेंट देखा है, रिपोर्ट भी किया है। और आपने जो बताया, जो डिब्बे को जलाया गया था, स्टील और आयन का डिब्बा, और उसमें जो बॉडीज जली थी और वो बॉडीज की जो हालत थी, वो देख के एक बारी इंसान को रोना आता है, जब मैं रोया था। और आज फिर से ये वीडियोस जो एट्रोसिटीज है हमास की, वो देख के रोया। 26/11 में जब हमने अजमल कसाब को बंबई की सड़कों पे दौड़ता हुआ वीटी स्टेशन के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए देखा है, और उसके बाद जब ये देखने को मिलता है फिर से, तब डर लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक हकीकत है जिसे हम झुठला नहीं सकते। हम भारत एक लोकशाही देश है, हम 80-85 करोड़ हिंदू है, साथ में दूसरी मेजोरिटी कम्युनिटी भी 20 करोड़ है। और जो हम साइंस देख रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी छात्र बाहर निकल के एक धर्म के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, इसके लिए क्योंकि ये हमारे धर्म के हैं। दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी आके बैठ जाती है, जातिवादी वर्गीकरण करो, जातिवादी सर्वे करो। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और वो बांटेंगे तभी जाके वो थोड़े हिंदुओं को अपनी तरफ ले पाएंगे। आपने जो लेफ्टिस्ट वोक कल्चर कहा, वो भारत में तो आया है, मगर अमेरिका की तरह और इजराइल की तरह नहीं घुसा अभी तक। यस उमेश जी। मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपनी जो भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है, उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है। जैसे भारत आपने ही बताया डेमोक्रेटिक नेशन है, एवरीबडी हैज अ चॉइस। कांग्रेस ऑब्वियसली हैव चोजन द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ऑब्वियसली वो करने वाले हैं। मेरा ये मानना है हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द नेशनलिस्ट विंग डूइंग? वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ इजराइल, वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ स्टेबिलिटी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि गाजा में जो हो रहा है कि अगर इजराइल करे तो वी शुड सपोर्ट दैट ऑल्सो। वी शुड डिवाइस अ मेथड दैट इंडिया स्टेज अवे फ्रॉम द वॉर। Publicly, India should stay away. One second, one second. One second, one second, one second, one second. मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए एक सेकेंड। इंडिया शुड पब्लिकली स्टे अवे फ्रॉम द वॉर, क्योंकि हमारी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, 16 to 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हमारे पास। इजराइल आपने जैसे बताया 1 करोड़ भी नहीं है, हम 140 करोड़ है। वी कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। इजराइल की जीडीपी और हमारी जीडीपी में बहुत फर्क है, पर कैपिटा इनकम और हमारा इनकम में बहुत फर्क है। We cannot get involved in unnecessary wars जब हमारा ग्रोथ फेस है। इनफैक्ट इंडिया शुड, अगर इजराइल हमसे आर्म्स मांगे तो इंडिया शुड गिव द आर्म्स टू इजराइल। माल बेचिए, व्हाई कांट वी बिकम अ कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट लाइक अमेरिकन्स? वी कैन हैव अ सपोर्ट जहां पे हमारी फायदे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सब लोग भले ही इसकी ये चीज को माने या नहीं माने, अमेरिका वही कर रहा है। व्हाई कांट इंडिया अडॉप्ट द सेम पॉलिसी एज अमेरिका? इजराइल हमसे अगर सपोर्ट मांगता है आर्म्स के लिए, डेफिनेटली करिए, बट वी शुड नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। इंडिया कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे जितने भी इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं आता है सर, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर अगर इंडिया को किसी न किसी तरह इन्वॉल्व, मेरा सवाल जो अब है वो लास्ट सवाल है उमेश जी, आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। मगर समझ लो 6 महीने 8 महीने के अंदर, the way they have this burning Gaza Strip there and West Bank there, we have a burning issue which is being kept burning by Pakistan in Kashmir. अगर गजवाए हिंद की कोई कोशिश की गई और हम पे कुछ लादा गया तो हम क्या करेंगे? सवाल देखिए, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम में है। जहाँ पे ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां के लोग खुद चाहते हैं कि वहां से वो लोग अलग हो जाए और इंडियन यूनियन में शामिल हो जाए। तो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को ज्यादा है। पाकिस्तान इज डूइंग अ कोवर्ट वॉरफेयर राइट नाउ।
वो डायरेक्टली आएगा नहीं इंडिया के सामने। मैक्सिमम वो ट्राई करेगा जहां पे जो भी जितने भी लेफ्टिस्ट और जिहादी अर्बन नेशनल्स है उनको बोलेगा कि आप सपोर्ट में करो। वो हमारी जो जुडिशियरी है, हमारी जो एकेडमिशिया है, उनको यूज करेगा हमारी तरफ। सो जो वॉरफेयर है, वी हैव टू सेट अ नैरेटिव, वी हैव टू फाइट द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बैटल इज नॉट ऑन द ग्राउंड, बैटल इज ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे आप कर सकोगे, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। वहां पे आपको फैक्ट्स रखना जरूरी रहेगा, कन्विंसिंग करना पड़ेगा सामने वालों को कि बॉस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो अभी ग्रोथ फेज में है, मेरा ये मानना है कि वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट एट ऑल। जहां तक हो सके अपने आप को अलग रखिए। आप जितना बॉल को डक करने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया इज इंटीग्रेटेड विद द मिडिल ईस्ट अ लॉट। वहां पे सबसे ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है, जितना ज्यादा हमें एक साल में शायद 100 बिलियन से ज्यादा अमाउंट वहां से आता है, एक्सपैट्स भेजते हैं। और जिस हिसाब से हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको बात किया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, उसके बारे में भी कल एक सूचना आई थी कि सऊदी ने उसको सऊदी हैज डिसाइडेड टू स्नैप इट टाइज विद इजराइल। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं, कुछ मीडिया नहीं रिपोर्ट्स हुआ। ऑटोमेटिक। हाँ, वैसा एक चीज, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि दैट प्रोजेक्ट इज गॉन। अदानी का हाइफा पोर्ट का प्रोजेक्ट गॉन। इंडिया का वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको जो काउंटर कर रहा है हमारा आईमेक और आईएनएसटीसी, वो सब प्रॉब्लम में आ गया है। वी हैव टू फाइट दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वी हैव टू लिस्ट आउट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंडिया को लिस्ट करना चाहिए कि कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बिकम द पीस, देन कैन बी द प्रोसेस ऑफ पीस सेटलमेंट इन द रीजन। ये एक चीज मेरा एक मानना है। वी हैव टू बी ट्रूली कैपिटलिस्ट इन नेचर, जहां पे जैसे मोदी जी ने बोला है सबका साथ विश्व का विकास, ये हमारा नया नारा होना चाहिए। ओके, अभी उमेश जी ने तो एक चीज बता दी कि वी हैव टू, बट मैं उस वक्त में हूं कि ये कॉम्प्लेसेंसी कि पाकिस्तान में तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान की तो तकलीफें ये हैं, पाकिस्तान तो अभी कुछ कर नहीं सकता। ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव मेरे हिसाब से सही नहीं है। वी हैव टू बी एवर विजिलेंट। शायद कॉम्प्लेसेंसी ही इजराइल को ये दिन दिखा रही है आज। उनके पॉलिटिकल सिस्टम में जो कॉम्प्लेसेंसी आ गई इंडिया की तरफ, जैसे हुआ कि लेफ्टिस्ट वोकिस्ट गवर्नमेंट का विरोध होना, वही चीज उनके डिफेंसेस को उनकी कॉम्प्लेसेंसी में बैठ गया कि हाँ चलो। बाकी आपने कभी देखा है, मैं एक लास्ट बात कहूंगा और कार्यक्रम को अंत करूंगा यहां पर, दर्शक मित्रों, ये कभी मेरी तो सुनने में नहीं आया कि इजरायली आर्मी ने कभी भी वीकेंड के दिन पे अपनी कंपनी गाजा बॉर्डर पे नहीं रखी हो। उस दिन नहीं थी। बहुत बहुत सीखने की बात है, बहुत समझने की बात है। और एंड दैट इज द देखिए, रीजन वी आर ऑन हाईलाइट। हमारे पास टाइम नहीं बचा है उमेश जी, हाँ बताइए। मैं बस इसमें यही बोलूंगा कि दिस इज द कोलोसल फेलियर ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस। और इंडियन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे जो अजीत डोवल साहब है, he is keeping a constant watch over all the developments happening। हमारे जो जयशंकर साहब है, he is also keeping a constant vigil। यहाँ पे जितने भी वहां पे इंडिया और इजराइल में बहुत फर्क है। इंडिया इज एट एवर इंडिया इज वॉर एट अ टू फ्रंट वॉर, और यहाँ पे एक आधा फ्रंट हमारे ऑलरेडी चल रहा है। जब हमारे जनरल वीके सिंह को उन्होंने मार दिया था, इंडिया इज ऑलरेडी ऑन हाफ फ्रंट वॉर चल रहा है, रोज चल रहा है। भले ही डिक्लेयर नहीं किया है जैसे इसराइल ने अभी किया है, बट इंडियन गवर्नमेंट नोज व्हाट दैट इज हैपनिंग। तो ये दर्शक मेरा मानना मित्रों, है कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, कॉम्प्लेसेंसी है हम लोगों के बीच में। हमारे जो नेशनलिस्ट जो हिंदू फोर्सेस है, उन्हें ये लग रहा है कि सब काम मोदी को करना पड़ेगा। मोदी को हमने वोट दिया तो हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं है, मोदी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन, वी हैव टू बिल्ड a public opinion in favor of Israel, we have to build a public opinion in favor of national defense, we have to engage with that forces, the second just forces। उनको समझाना पड़ेगा कि ये हो रहा है। और जैसे आप गुजरात में हैं तो आपने भी देखा है कि वहां की कम्युनिटी जैसे मान चुकी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया ये चीजें समझानी पड़ेगी। ये नैरेटिव नहीं आ रहा है, हम वी हैव टू बिल्ड दैट नैरेटिव। ये मेरा दर्शक मानना है मित्रों, कि दिस इज एज ऑफ ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
हाँ, नॉट इंफॉर्मेशन ग्राउंड। वॉरफेयर और नरेटिव का वॉरफेयर जो भारत को बहुत, और भारतीयों को, खास करके भारतीयों को बहुत जोर से लड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी बात घुस न जाए जिसकी वजह से हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट बन जाए। मित्रों, वक्त जरा भी नहीं बचा है हमारे पास। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान कल क्या करेगा, जो इसराइल में जो हुआ, गाजा में जो एट्रोसिटीज वो हुई है, उसका इमेजेस मॉफ कर देगा इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, फिर वो वीडियो फैलाएगा। देखो, द पॉसिबिलिटी ऐसी ऑफ, चीजें होगी, ऐसी चीजें होगी, तो मेहरबानी ऐसी चीजें करके होंगी, और ऐसी, और ऐसी चीजें होगी, उसको हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको फैलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप चेक करो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, वी हैव टू फाइट इट वेरी हार्ड। हमें एंगेज करना जरूरी है, मेरा यही मानना है बस। दर्शक मित्रों, आपने सुनी बात, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जमीनी लड़ाई नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द थिंग दैट वी विल हैव टू फाइट। और भारतीयों को, हरेक भारतीय को, हरेक हिंदू को सामने आके वो वॉर लड़नी पड़ेगी अगर हमें सेफ और सुरक्षित रहना है तो। बात आज की यहाँ पर खत्म करते हैं, दूसरे वीडियो के साथ फिर से आएंगे, मगर आपको एक छोटी सी अपील फिर से कर दूं। मित्रों, आप देखते तो बहुत हो, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।